हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। इंग्लिश पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन आज 7 है और ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है, यानी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे सेशन में। तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रिपरेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। आपको क्या करना है, इस पूरी सीरीज को फॉलो करना है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन सीटेट पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक आपको हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज का वीडियो मिल चुका होगा, तो आप उसको बहुत ध्यान से केयरफुली देखिएगा। बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा क्योंकि हमें सीटेट को क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एक नंबर जोड़ना है ना। तो आपको एक एक नंबर के लिए काम करना है। इसके बाद मैं एक टैग वर्ड से रिलेटेड भी वीडियो डाल दूंगी, तो आप इन सब चीजों पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास मात्र 8 से 10 दिन बचे हैं और उसमें आपको बहुत सारे काम करने हैं। तो अब आपका क्या काम है कि रिवीजन के साथ साथ आपको उन सब चीजों पर भी ध्यान देना है कि कहां से आपको नंबर मिल सकते हैं। आप टीचिंग मेथड देख लेना, मैं टीचिंग मेथड का भी एक वीडियो ला दूंगी। आप टैग वर्ड देख लेना, टैग वर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और आपको हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज का वीडियो देखना नहीं भूलना है, उन सब से भी आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाने हैं। दूसरी बात एक और बता दूं कि मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच से भी एक वीडियो ला दूंगी, क्योंकि इंग्लिश के पैसेज में फिगर ऑफ स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन या 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे वो आपकी पोइट्री सेक्शन हो या आपकी पैसेज वाली स्टोरी वाला सेक्शन हो। तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, यानी आपको एक एक मार्क्स यहाँ पर जोड़ना है। क्योंकि देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल कैंडिडेट का कितना है, 90 मार्क्स है। मान लीजिए आपको 89 मार्क्स आ रहा है, तो इससे बड़ा दुख का बात और कोई नहीं हो सकता। आपको एक एक मार्क्स के लिए काम करना पड़ेगा, है ना। तो आपको 90 लाना है, 89 नहीं लाना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 7 है। आपको और भी बहुत सारे सेशन अभी देखने को मिलेंगे। डेली आपको इंग्लिश पेडागोजी का सेशन देखने को मिलेगा, साथ ही में एक्स्ट्रा वीडियो भी मैं डालूंगी और एसएसटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज के कुल 15 क्वेश्चन को और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज एसेस। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें हम आप किस चीज का आकलन करते हैं, है ना, किस चीज को एसेस करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। तो चलिए चारों ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर हैव रीच्ड, द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट हैव टू बी टॉट, द मल्टी सेंसरी लैंग्वेज एक्सपीरियंस एंड द लैंग्वेज ऑफ डेली कन्वर्सेशन। यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप किसको मेजर करते हो, किस चीज पर एसेस करते हो, ये 4 पॉइंट में से किसी एक को आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि हाउ वेल एन इंडिविजुअल हैज मास्टर ए लैंग्वेज, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन दैट ट्रांसफर मीन्स इन ए प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन। यानी हमें ये देखना होता है कि किस हद तक बच्चे का लैंग्वेज पे पकड़ बना है ना। तो इसी चीज को हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ लैंग्वेज में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा था कि द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर हैव रीच्ड। ये बिल्कुल सही है कि किस लेवल, लैंग्वेज के किस लेवल पर बच्चा पहुंचा है, उसमें हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इंक्लूड करेंगे। हाउ वेल एन इंडिविजुअल हैज मास्टर्ड ए लैंग्वेज का मतलब ही होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर हम उसी चीज पर देखेंगे कि किस लेवल तक बच्चे की लैंग्वेज की पकड़ बनी है, किस लेवल पर बच्चे की लर्निंग पहुंची है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज दैट स्टूडेंट हैव बीन टॉट, जो बच्चा लैंग्वेज बोल रहा है उसको या सीखा है वो मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए नहीं होता है, लैंग्वेज ऑफ डेली कन्वर्सेशन के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
Which one of the following is not a classroom resource for learning in teaching learning of a language? यानी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि क्लासरूम रिसोर्स नहीं है, यानी कक्षा का संसाधन नहीं है ना। लर्निंग किसके लिए? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। जब आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हो किसकी? लैंग्वेज की। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा रिसोर्स का काम नहीं करेगा, यानी कौन सा संसाधन का काम नहीं करेगा जब आप टीचिंग लर्निंग यानी लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हो। सिंपली ये बनना, लैंग्वेज लर्निंग में ये कौन से रिसोर्स नहीं आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्लासरूम की जो लाइब्रेरी होती है ये एक रिसोर्स है ना। जब आप लैंग्वेज की लर्निंग करोगे, लैंग्वेज लर्न करोगे तो क्लासरूम लाइब्रेरी is one of the resource in classroom। ठीक है। रीडिंग कॉर्नर भी हम बनाते हैं, है ना। रीडिंग कॉर्नर बनाते हैं क्लासरूम में, एक रीडिंग कॉर्नर यहाँ बना लेते हैं ताकि बच्चे क्या करें, अपनी सुविधा अनुसार वहां पे बुक को सेलेक्ट कर सके और पढ़ सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्लासरूम प्रोसीड्योर यानी क्लासरूम की जो प्रतिक्रिया, जो प्रोसेस होता है कि पहले 4 पीरियड होंगे, है ना, उसके बाद लंच ब्रेक होगा, तो ये प्रोसीड्योर होता है ना, तरीका। फिर क्या होता है, टीचर के पढ़ाने का तरीका। तो ये क्या है, टीचिंग लर्निंग, ये रिसोर्स नहीं है, ठीक है ना, ये एक तरीका है, एक वे है, तो ये नहीं होगा। और हमसे पूछ क्या रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासरूम रिसोर्सेज। क्लासरूम रिसोर्स के रूप में हम इसको नहीं लेंगे, ये क्या है, ये प्लानिंग के में आएगा। ठीक है। और वर्ड वॉल यानी क्लासरूम में देखा होगा आपने, बहुत सारे क्लासरूम में, स्पेशली छोटे क्लास में क्या देखते हो आप कि वर्ड वॉल बना रहता है। पूरी दीवार जो होती है, नर्सरी क्लास में आप चले जाओ, प्ले ग्रुप के स्कूल में, तो वहां पे पूरे वॉल पर क्या लिखे रहते हैं, बहुत सारी राइम्स लिखी रहती हैं, ABCD लिखा रहता है, बहुत सारे वर्ड लिखे रहते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, है ना। तो ये भी होगा। तो आपको रिसोर्स क्या समझ में आया कि कौन कौन से रिसोर्स होंगे, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, है ना। देखिए, रिसोर्स वर्ड वॉल भी होगा, रीडिंग कॉर्नर भी होगा, क्लासरूम लाइब्रेरी भी होगा। क्या नहीं होगा रिसोर्स, तो क्लासरूम प्रोसीड्योर, ये प्लानिंग के अंडर आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमसे, A child share her language classroom experience with her mother and say that sometimes we cover our eyes and the teacher ask us to pick an object out of a bag, then we have to try to describe it. It is really good way to learn. This comment show the child preference of learning. यानी एक बच्चा है, वो क्या करता है, अपनी मदर से जाके घर में अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को शेयर करता है। अपनी मदर से जाके जो भी क्लासरूम में एक्टिविटी हुई उसको क्या बताता है, अपनी मदर से जाके बता रहा है। क्या कह रहा है कि मैम, अपनी मम्मा से बोलता है कि मम्मा, जब टीचर क्या बोलती है कि आप अपने आई को क्लोज कीजिए और अपने बैग में से कोई भी एक मटेरियल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट निकालिए और उसको फिर उसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए, ऐसा टीचर हमसे बोलती है। जब ऐसा टीचर हमसे बोलती है तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज को पढ़ने का। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं और किसी भी चीज को निकाल रहे हैं, निकालने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर हम कुछ वर्ड बोलते हैं, कुछ सेंटेंस बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस कमेंट शो द चाइल्ड प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग, यानी यहाँ पे बच्चा क्या बोलना चाह रहा है ना। इस कमेंट के पीछे बच्चे का क्या है मोटिव। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेन आई मूव, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हेयर इट, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई कॉपी इट, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट। देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या बोलने का मतलब है कि यहाँ पे बोल रहा है बच्चा कि मुझे अच्छा किसी भी लैंग्वेज को जब मैं तभी याद रखता हूँ जब मैं उसको सुनता हूँ, उस लैंग्वेज को तभी मैं अच्छे से याद रखता हूँ जब मैं उसको कॉपी करता हूँ, उतारता हूँ, है ना, और जब मैं उसे देखता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव, जब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मूव करने का मतलब ये नहीं कि चलने का है ना, यहाँ पे मूव करने का मतलब है कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, है ना, एक्टिविटी। ये खेल खेल में देखिए यहाँ पे प्ले वे मेथड हो रहा है बच्चों के साथ। बच्चे को टीचर बोल रही है अच्छा चलो अपने बैग में से कुछ निकालो, तो बच्चे ने क्या निकाला, मान लो टिफिन बॉक्स निकाला, तो वो क्या बोलेगा, टिफिन बॉक्स पे जो उसका लंच बॉक्स है उस पर वो क्या करेगा, 4-5 लाइन बोलेगा, है, इसका कलर ऐसा है, मैंने आज ये खाना लाया है, इस तरह से। तो वो क्या मूव किया, मतलब वो क्या हुआ, अपने एक लेवल है उसका, है ना, अपना एक कैपेसिटी है, उसका एक दायरा है, उससे वो आगे बढ़ा, है ना। तो वो जब मूव करेगा तो वो बहुत अच्छे से
यानी अपने लिमिट से आगे बढ़ा है बच्चा तो वो कुछ अच्छा सीख पा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। समझिए पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट है, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटेजी दैट मैच द एग्जाम्पल। इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन आई लुक इट अप। यानी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को रीड कीजिए, जो व्हाट अ लर्नर डज यानी बच्चे कैसे सीखते हैं उस एग्जाम्पल को क्या करना है, ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन, यानी मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है तो मैं उसकी खोज करता हूं, आई लुक इट अप। जैसे यहाँ पे बच्चे ने क्या बोला है कि आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन, यानी मुझे नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। जब मुझे नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या है तो मैं उसकी खोज करता हूं, मैं उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूं, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है, तो आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को पढ़िए। व्हाट अ लर्नर डज एंड चूज द स्टडी, यानी लर्नर क्या करने की कोशिश कर रहा है, लर्नर कैसे सीख रहा है, इसको आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से। तो कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल, बच्चा यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल को कंसल्ट करने की बात कर रहा है, या बच्चा क्या कर रहा है, यूजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, ये क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है प्रैक्टिस के लिए, यानी जो भी वो सीखना चाह रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है ना। इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन, मुझे नहीं पता है किसका मतलब क्या है, इसे अगर मुझे नहीं पता है किसका मतलब क्या है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, यानी बच्चा अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहा है किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, बच्चा एकदम क्लियर है कि मुझे नहीं पता है तो मैं उसका मतलब ढूंढूंगा। आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप क्या करोगे, उसको पूछोगे, उसको गूगल करोगे, है ना। तो सेम वही चीज है। फोकसिंग ऑन कोलोकेशन, कोलोकेशन नहीं होता है। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, कोलोकेशन 2 वर्ड को मिला के जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं हैवी रेन, हैवी रेन को एक साथ मिला के जब हम बोलेंगे तो वो होता है कोलोकेशन, है ना। कोलोकेशन को वो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से पढ़ना, कोलोकेशन वाले वर्ड कौन कौन से होंगे उस पर भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बच्चा क्या कर रहा है, यूजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमसे, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूजिंग टू असेस, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के रूप में हम जानते हैं, तो उसमें आप क्या एसेस करते हो, क्या देखते हो बच्चे में, क्या किस चीज का आप आकलन करते हो डायग्नोस्टिक टेस्ट में। अ लर्नर एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट इन अ टेक्स्ट, the learner ability to recognize their own language mistake and rank learner in order of achievement। रैंक आप करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करते हो, है ना। रैंक आप किस में करते हो, जब आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, सबमिटिव असेसमेंट में आप बच्चे को रैंक देते हो, है ना। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट होता है डायग्नोस्टिक, जहां पे बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं फीडबैक के लिए आप करते हो, तब वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, लर्नर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट इन अ लैंग्वेज, बिल्कुल सही। लैंग्वेज जो लर्नर का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, उसको आप देखते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेटेजी तैयार करते हो, वो होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट। यानी यहाँ पे फीडबैक दे रहे हो आप, है ना। लर्नर को देखा किस तरह से सीख रहे हैं, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है बच्चे का, उस पर आप काम करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडियल टीचिंग दोगे, तो वो होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम उसी का आकलन करते हैं, उसी को असेस करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। रैंक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको समझ में आया कि आंसर को कैसे सेलेक्ट करना, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर शो अ मूवी विद द कैप्शन टू लर्न इन अ क्लास 6। The movie is based on one of the chapter in the textbook. The movie with a caption on will encourage। यानी कहने का मतलब है कि एक टीचर मूवी दिखाती है क्लास में, है ना, क्लास में मूवी दिखाती है, उसमें एक कैप्शन रहता है ना। तो बच्चों को एक टीचर क्या कर रही है, मूवी दिखा रही है क्लासरूम में, और उस मूवी में एक कैप्शन है, और बच्चे किस क्लास के हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं। ठीक है, मूवी जो है वो मूवी किससे रिलेटेड है, एक चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, बच्चे को जो टीचर पढ़ाने वाली है
है ना, उस चैप्टर से रिलेटेड ये मूवी है, ठीक है। तो मूवी विथ ए कैप्शन ऑन विल इनकरेज। अब ये मूवी विथ ए कैप्शन, मान लीजिए कि कोई मूवी है ना, जैसे हम पॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्लासरूम में, और एक मूवी दिखाए हैं, उसमें भी कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड ही क्या है, उसमें कुछ ऐसा सीन है या कुछ ऐसा उसका थीम है ना। तो बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाने से पहले हम मूवी क्लास में दिखा रहे हैं, है ना, और क्लास में मूवी दिखा रहे हैं ताकि बच्चे क्या कर सके, जब टीचर ये चैप्टर पढ़ाएगी पॉल्यूशन से रिलेटेड तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या होगी यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद बच्चे क्या होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि देखिए जिस चीज के बारे में बच्चों को थोड़ा पता रहता है तो ज्यादा पता करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मूवी विल कैप्शन, उस मूवी में जो कैप्शन दे रहा ऑन विल इनकरेज, यहाँ पे बच्चे को किस लिए प्रोत्साहित करेगी वो मूवी विथ अ कैप्शन। तो 4 ऑप्शन को देखते हैं, किस लिए, आखिर पर्पस क्या है टीचर का वो मूवी दिखाने का विथ अ कैप्शन। तो लिसनिंग स्ट्रैटेजी, एक्टिव व्यूइंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल, बहुत सही है। फिर भी और ऑप्शन देखेंगे, एक्टिव व्यूइंग एंड लिसनिंग हो रही है, यहाँ पे एक्टिव व्यूइंग एंड लिसनिंग भी हो रही है। द स्टूडेंट टू वॉच मोर सच मूवी, स्टूडेंट इस तरह की मूवी और देखें। लिसनिंग स्ट्रेटजी बाय वर्बल क्लू एंड टू अप्रिशिएट द एक्शन ऑफ एक्टर एंड टू राइट अ रिव्यू, रिव्यू के लिए कि जो एक्शन एक्टर ने लिया उस पर उसने क्या रिव्यू, उसकी क्या प्रतिक्रिया है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो इसमें सारे आ जाएंगे, ये जितने भी हैं ये तीनों ऑप्शन ये फर्स्ट में सब सारे आ जाएंगे। लिसनिंग स्ट्रैटेजी हो रही है, इसमें भी लिसनिंग हो रही है। एक्टिव व्यूइंग, बच्चे लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ बच्चे एक्टिव होके देख रहे हैं। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल, यानी ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल है ये, ऑथेंटिक यानी रियल है, आप बच्चे को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हो टेक्स्ट बुक के चैप्टर से, तो ये ऑथेंटिक रियल मटेरियल है जिससे बच्चे को आप क्या कर रहे हो, पहले मोटिवेट कर रहे हो, बच्चे का इंटरेस्ट जागृत कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द परफेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। और ये देखिए ये सारे चीज इसके अंदर आ गए, है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ आप जा सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, अ टीचर डिवाइडेड लर्नर इनटू अ ग्रुप एंड आस्क देम टू डू अ क्विज अबाउट एलिफेंट बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अबाउट देम। यानी यहाँ पे टीचर क्या करिए, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दी है और बच्चों से क्या करिए कि एलिफेंट के ऊपर आपको क्या करना है, क्विज का डिस्कशन करना है। आस्क देम टू डू अ क्विज अबाउट एलिफेंट है, यानी टॉपिक क्या है आपका, क्विज का एलिफेंट। तो एलिफेंट के ऊपर एक दूसरे से क्या करना है, क्वेश्चन करना है बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अबाउट देम, है ना। एलिफेंट के ऊपर कोई स्टोरी होगा तो एलिफेंट के ऊपर स्टोरी पढ़ाने से पहले टीचर ने क्या किया है, एक टॉपिक दे दिया एलिफेंट और बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ए ग्रुप हो गया, है ना, बी हो गया, सी हो गया और एलिफेंट टॉपिक मिल गया। अब क्या करेंगे, सारे बच्चे एक दूसरे से क्या करेंगे, एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बताओ एलिफेंट के कितने दांत होते हैं, अच्छा ये बताओ कि एलिफेंट जो है वो कितने झुंड में रहता है, कितने साल का जो एलिफेंट है वो क्या करता है, अपने झुंड को छोड़ देता है ना। एलिफेंट के झुंड को, हर्ड को लीड कौन करता है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे क्लास में करना शुरू करेंगे, है ना। तो इस तरह के, कितना खाता है एक दिन में, वो कितना पानी पी लेता है, इस तरह के क्विज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर, अब यहाँ पे टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह का एक एक्टिविटी क्लास में कराने का। जनरेट इंटरेस्ट इन अ टॉपिक, बिल्कुल सही बात है। टीचर क्या करना चाह रही है, एलिफेंट से रिलेटेड एक स्टोरी है, उस स्टोरी से रिलेटेड बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या कर रही है, बढ़ाना चाह रही है, जनरेट करना चाह रही है, ठीक है। गिव पीयर फीडबैक के लिए नहीं है ये, राइट ए टेक्स्ट रिव्यू के लिए भी नहीं है। रिव्यू हम कब देते हैं, पढ़ने के बाद, जब ये स्टोरी खत्म हो जाएगी, मैडम चैप्टर पढ़ा देंगी, तब वहां पे रिव्यू होता है ना। और यहाँ पे टेस्ट द मेमोरी के लिए भी नहीं हो रहा। सिमिलरली टीचर का पर्पस ये है कि बच्चों को एलिफेंट से रिलेटेड जो मैं स्टोरी पढ़ाने वाली हूँ उसमें इंटरेस्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए, इंटरेस्ट रिलीज हो जाए, ठीक है, आ जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 है क्वेश्चन, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग द क्लास। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, लैंग्वेज की क्लासरूम है, एक बच्चा है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है क्लास का। टू हैंडल दिस डिस्ट्रीब्यूटिव स्टूडेंट द टीचर शुड, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्लासरूम है,
क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा है जो पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे टीचर क्या करेगी, है ना, डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट है जो कि पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो टीचर का यहाँ पे क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, द टीचर शुड उस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, फर्स्ट टॉक टू द चाइल्ड टू ऑफर रेमेडी, एड्रेस द डेलिजेंट स्टूडेंट, डिपेंड अपॉन द पेरेंट टू ऑफर रेमेडी, रिपोर्ट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट टू द स्कूल अथॉरिटी। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, आपको बच्चे से बात करना है कि आखिर रीजन क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड इट, बच्चा क्यों डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। पहला यही है। आप टीचर हो तो इसका मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से आप पेरेंट्स पर उस चीज को थोप दोगे, है ना। अगर स्कूल में है तो स्कूल में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टीचर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को हैंडल करना। क्यों बच्चा डिस्टर्ब कर रहा, हो सकता है कि उसको टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो सकता है कि टीचर की जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्ट्रेटेजी है, उसमें कहीं कमी हो। तो पहले बच्चे से पूछिए कि बच्चे आप क्यों इतने डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो टीचर को उसके अकॉर्डिंग अपने में सुधार लानी पड़ेगी, है ना, अगर बच्चे को स्ट्रैटेजी या बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बच्चे को अगर समझ में आएगा तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ही काम है कि टीचर को क्या करना है, बच्चे से बात करना है। हो सकता है कि उसके घरेलू कुछ प्रॉब्लम हो जिसके कारण वो डिस्टर्ब रहता हो और क्लास को भी डिस्टर्ब करता हो, तो पहले बात करना है बच्चे से कि वो क्या है कारण कि आप इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हो। आप किसी एड्रेस द डेलिजेंट स्टूडेंट नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट टू ऑफर रेडमी, पेरेंट से कह दो कि आप इसको सुधारो, ये नहीं। रिपोर्ट द बिहेवियर, आप अथॉरिटी को, प्रिंसिपल को जाके रिपोर्ट करोगे कि बच्चा भाई इस तरह का व्यवहार कर रहा है, क्लासरूम से इसको हटाइए, तो ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 9 देखना है, ठीक है। When a student brainstorm idea, organize, draft, edit and revise their work, which skill does this process reflect? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार कराया भी है आपको कि जब बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आइडिया को, ड्राफ्ट करते हैं, एडिट करते हैं, रिवाइज करते हैं, वो होती है राइटिंग स्किल। आपको और किसी ऑप्शन के पास जाना ही नहीं है, ये मैंने बहुत बार कराया। राइटिंग स्किल में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं आइडिया का, ऑर्गेनाइज करते हैं आइडिया को, ड्राफ्ट करते हैं, एडिट करते हैं, अननेसेसरी थिंग को हटाते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। दीज आर द सब स्किल ऑफ राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है। असर्शन क्या है हमारा, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल हेल्प इन ए क्रिटिकल थिंकिंग एट प्राइमरी लेवल। बिल्कुल सही बात है। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल से क्या होता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, बढ़ती है। ये बात सही है प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद क्या है, प्राइमरी लेवल पे ज्यादातर हम इसी पर फोकस करते हैं, रीड कराने में बच्चे को और राइटिंग कराने में, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग इज द सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, बिल्कुल गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट अ सब स्किल नहीं होती है क्रिटिकल थिंकिंग, इट इज टाइप्स ऑफ थिंकिंग, ये थिंकिंग है। सब स्किल ऑफ रीडिंग क्या होती है, प्रिडिक्टिंग, है ना, प्रिडिक्टिंग। और क्या होती है, स्कैनिंग। और क्या होती है, स्कीमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, है ना। तो दूसरा वाला तो रीजन गलत ही है और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो आप किसके साथ जाओगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्नड। ये भी मैंने आपको बहुत बार कराया है। लैंग्वेज स्किल को आप किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो, जब आप इंटीग्रेटेड मैनर में लैंग्वेज स्किल को पढ़ते हो, लर्न करते हो। LSRW, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल, मैकेनिकल यानी रट्टू तोता नहीं बनाना है। इधर टीचर फोकस ऑन वन स्किल एट ए टाइम, टीचर एक स्किल एट ए टाइम पर फोकस करेगी तब भी नहीं होगा। इफ दे डेल्ट विथ एन इंटीग्रेटेड मैनर, बिल्कुल सही है। आपको LSRW का साथ में प्रयोग करके आप अच्छे से बच्चे को लैंग्वेज स्किल सिखा सकते हो। ओनली थ्रू द रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C3 सही हो जाएगा, इफ दे आर डील्ड विथ एन इंटीग्रेटेड मैनर।
ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टू असेस वेदर स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द नरेटिव स्किल अ टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू, यानी टीचर को क्या करना है, बच्चे का आकलन करना है, एसेस करना है कि क्या किस हद तक उन्होंने नरेटिव स्किल को समझा है ना, हाउ टू यूज, क्या किस तरह से बच्चे नैरेटिव स्किल का यूज कर रहे हैं, कितना मतलब बच्चे को समझ में आ गया है क्या कि नैरेटिव स्किल का यूज कैसे करते हैं। इस चीज को टीचर को क्या करना है, आकलन करना है। मतलब समझ में आई बात कि टीचर को क्या करना है, बच्चे में चेक करना है। क्या चेक करना है, नैरेटिव स्किल को, कि जो टीचर ने नैरेटिव स्किल सिखाई है क्या बच्चे उसको समझे हैं, और समझे हैं तो किस हद तक उस नैरेटिव स्किल का यूज करना है, इस चीज को टीचर को एसेस करना है। तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वेयर सरप्राइज, क्या करेंगे, शेयर करेंगे इंसिडेंट व्हेन दे आर सरप्राइज, सर्कल द वर्ब एंड एडजेक्टिव इन अ टेक्स्ट, ये तो सर्कल एंड वर्ब एडजेक्टिव, ये तो नैरेटिव स्किल को चेक करने का तरीका ही नहीं हुआ। करेक्ट द मिस्टेक इन द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये भी नहीं होगा। रीड अ स्टोरी एंड आंसर कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो ये हो सकता है कि आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार और पढ़ के। देखिए क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। देखिए शेयर एन इंसिडेंट, बच्चे को क्या करना है कि बच्चे से टीचर क्या पूछेगी कि एक इंसिडेंट को शेयर कीजिए, एक घटना का वर्णन कीजिए, उस घटना व्हेन दे वेयर सरप्राइज, जिस घटना से आपको सरप्राइज, आपको आश्चर्य हुआ होगा उस घटना का वर्णन करना है। जब किसी घटना का हम वर्णन करते हैं तो वो नरेटिव स्किल में आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ने ये क्या होगा, रीड अ स्टोरी एंड आंसर, ये कॉम्प्रिहेंशन को देखने का है कि बच्चे ने किस हद तक समझा है, ये स्टोरी से रिलेटेड है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, A teacher of class 7th is facilitating the reading of books other than prescribed textbook. She is promoting there. यानी क्या कह रही है टीचर कि बच्चे को क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, सुविधा प्रदान कर रही है कि आप क्या करिए, एक बुक पढ़िए जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अलावा आपको एक और दूसरी बुक पढ़नी है। इसके लिए बच्चे को क्या कर रही है, टीचर फैसिलिटेट कर रही है। तो टीचर का पर्पस क्या है ये करने का, आप टेक्स्ट बुक तो पढ़ ही रहे हो, साथ में एक और बुक पढ़ने का क्या यहाँ पे सजेशन एक तरीके से टीचर क्लास 7th के बच्चे को दे रही है। अ टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ ए बुक अदर देन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उसके अलावा आपको दूसरी टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, दूसरी बुक पढ़नी है। इसके लिए क्यों, टीचर का क्या पर्पस है, शी इज प्रमोटिंग देयर, ये क्या बच्चे में बढ़ाना चाहती है, बच्चे में क्या विकसित करना चाह रही है टीचर ऐसा करके। क्या वो इंटेंसिव रीडिंग को बढ़ा रही है, क्या वो शेयर्ड रीडिंग को बढ़ा रही है, क्या एक्सटेंसिव रीडिंग को बढ़ा रही है, या गाइडेड रीडिंग को। देखो गाइडेड रीडिंग होती है जिसमें टीचर गाइड करता है, तो यहाँ पे टीचर तो गाइड कर नहीं रहा है, टीचर क्या बोल रही है कि आपको दूसरी बुक भी पढ़नी है। एक्सटेंसिव रीडिंग प्लेजर के लिए होता है ना। शेयर रीडिंग क्या होता है, शेयर रीडिंग में आप क्या करते हो, शेयर रीडिंग में क्या होता है कि जो एक ही चीज को क्या करना है, पढ़ना होता है, और अलग अलग ग्रुप के बच्चे पढ़ के एक दूसरे से जो भी एक्सपीरियंस रहता है उसको शेयर करते हैं, इसमें टीचर भी इंक्लूड रहता है। तो शेयर रीडिंग में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अपनी रीडिंग को शेयर करते हैं, आपने जो पढ़ा, आपने क्या समझा, आप दूसरे से शेयर करोगे, है ना। तो शेयर रीडिंग इस तरह से होती है, और यहाँ पे टीचर भी आपके साथ रहता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, इंटेंसिव रीडिंग, बिल्कुल सही है। ये बच्चे की इंटेंसिव रीडिंग को, यानी बच्चे के मतलब टीचिंग जो भी रीडिंग है बच्चे का, उसको बहुत अच्छा पक्का करना चाह रही है यहाँ पे टीचर का काम क्या है कि बहुत बुक के अलावा भी अगर और इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना चाह रही है, तो जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेना रहता है और बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इंटेंसिव रीडिंग करते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 14। A principal asked the language teacher to select the textbook and other resources for the new session. While selecting them, which of the following is not relevant? यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल क्या कर रहा है, टीचर से बोलता है कि आपको टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करना है ना। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम खत्म हुआ
और दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है ना। मार्च वगैरह में एग्जाम खत्म हो जाते हैं बच्चों को और अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो। तो मार्च में टीचर प्रिंसिपल क्या कर रहा है, टीचर से बोल रहा है कि आप अपने क्लास के लिए, न्यू सेशन में क्लास के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कीजिए अदर देन रिसोर्सेज फॉर द न्यू सेशन व्हाइल सेलेक्टिंग देम। अब टीचर किस तरह के टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करेगी। अब प्रिंसिपल ने टीचर को वर्क दे दिया कि आप अपने बच्चों के लिए नए सेशन के लिए बुक को सेलेक्ट कीजिए, बुक चुनिए जो आपके बच्चों के लिए होगा। तो टीचर किन किन चीजों पर ध्यान देगी, क्या लिख रहा है, व्हाइल सेलेक्टिंग देम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट। तो किन किन चीजों पर ध्यान देगी और क्या नहीं ध्यान देना है टीचर को, है ना। तो 4 ऑप्शन देखेंगे, हमको देखना है कि कौन सा नहीं होगा। एडेप्टेबिलिटी ऑफ द बुक एंड रिसोर्सेज, लर्निंग नीड एंड लैंग्वेज नोन टू द चिल्ड्रन, ये तो बिल्कुल सही है कि बुक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की लर्निंग नीड को फुलफिल करे और बच्चे की लैंग्वेज, बच्चे उस लैंग्वेज को जानते हो। लैंग्वेज नोन टू द चिल्ड्रन, ऐसा नहीं कि हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और आप फ्रेंच भाषा की बुक सेलेक्ट करके लेके आए, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो होगा, ठीक है। लेवल ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर 10 साल का बच्चा है तो आप 15 साल वाले बच्चे की लेवल की बुक नहीं लाओगे, बच्चे की लेवल को भी ध्यान देना है। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे हो गए। कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल और अडेप्टेबिलिटी ऑफ द बुक एंड रिसोर्सेज, ये होगा। अडेप्टेबिलिटी ऑफ द बुक एंड रिसोर्सेज ये होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी यानी बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो, है ना। हमें क्या करना होता है, हमारा सिद्धांत क्या बोलता है, मैक्सिमम ऑफ द लैंग्वेज क्या बोलता है कि हमें जनरल टू स्पेसिफिक जाना है, हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है ना। ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा उसमें कॉन्सेप्चुअल रहे कि बच्चा समझ ही नहीं पाए। डेंसिटी यानी इतना गहराई हो उस मटेरियल में कि बच्चे को समझ में ना आए, तो इस चीज पर हम फोकस नहीं करेंगे। नॉट यहाँ पे पूछा था, नॉट रिलेवेंट, तो ये रिलेवेंट नहीं है बच्चों के बुक सेलेक्ट कर। बच्चों की बुक कैसी होनी चाहिए, फ्रेंडली मैनर में उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, है ना, बहुत ईजी लैंग्वेज हो ताकि बच्चे समझ सके। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। अ टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल बाय लर्नर, विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटेरियल। यानी यहाँ पे क्या है कि टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल बाय द लर्नर, विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटेरियल। यानी यहाँ पे क्या कर रही है टीचर, तो टीचर क्या कर रही है, एक क्राइटेरिया को डेवलप कर रही है कि किस तरह से आपको लैंग्वेज का मटेरियल यूज करना है, किसके लिए, लर्नर के लिए, कि कौन कौन से लैंग्वेज मटेरियल आपको यूज करना है और किस तरह से यूज करना है। ये एक क्राइटेरिया क्या कर रही है, एक क्राइटेरिया कहने का मतलब एक तरह से रूल, एक तरह से एक आइडिया, एक तरह से वे कि किस तरह से आपको लैंग्वेज मटेरियल यूज करना है। किसके लिए है, ये लैंग्वेज लर्नर के लिए, है ना। तो आपको बताना कि 4 क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा क्राइटेरिया सबसे अच्छा होगा यानी बेस्ट होगा, जो कि बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। तो विच यहाँ पे क्राइटेरिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल को यूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो प्रेजेंट, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस द मटेरियल, यूजेबिलिटी, रिपीटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट्स, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेशन एंड रिटन रिपोर्ट एंड चेकलिस्ट एग्जम्पशन एंड लर्निंग आउटकम। तो देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया होता है कि ऑब्जर्वेशन हो किसी भी मटेरियल का, फिर उसका फीडबैक सेशन होना चाहिए कि क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या आपने सीखा, नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, इसका फीडबैक होना चाहिए, और एक रिटन रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए जिससे हमें समझ में आएगा कि पूरा मटेरियल को किस तरह से यूज करना है, किस हद तक यूज करना है ना, और क्या कमी है इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आए, अगर आप पार्ट वाइज में क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, और आपको ऑप्शन को भी देखना है और एलिमिनेट करिएगा ऑप्शन को कि कौन सा नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।